वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में सभी 10th के स्टूडेंटों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश लेसन 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया का। इसमें 3 स्टोरी हैं और इसमें क्या है, एक चीज़ बहुत अच्छी कि इसमें जो तीनों स्टोरीज़ हैं वो अलग अलग दी गई है। वरना अपन ने पिछले जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था जो एक ही स्टोरी में 3-4 स्टोरी साथ में चल रही थी, ठीक है। ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें सारी स्टोरीज़ अलग अलग होगी। जैसे कि लिखा है फर्स्ट जो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लूसियो ने, और सेकंड है कुर्ग जिसे लिखा है लोकेश अब्रॉल ने, है ना, और टी फ्रॉम असम। ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया क्या है, सबसे पहले समझिए कि ग्लिम्स मतलब क्या होता है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को वैसे पता होना चाहिए। थोड़ा हमारा जो सिलेबस है वो पीछे हो गया है क्योंकि मैं इनएक्टिव रही हूँ 8 दिन, आई थिंक 8 दिन से, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे और डेली वीडियोस आएंगी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। बस कभी कभी हो जाता है, बाय चांस में से ये हो चुका है, बट अब नहीं होगा ऐसा, तो ठीक है। ग्लिम्स मतलब क्या होता है, एक झलक। जैसे मैंने बोला कि ग्लिम्स ऑफ टाइगर या ग्लिम्स ऑफ टाइगर, है ना, तो मैंने क्या बात करी कि मतलब मुझे एक टाइगर की एक झलक की बात कर रही हूँ, टाइगर की एक झलक की। और यहाँ पर लिखा है भाई इंडिया, तो ये बात हो रही है हमारे भारत की, है ना, जिस पे वाद विवाद चल रहा है कि नाम चेंज होगा कि नहीं। बिफोर यू रीड, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने से पहले ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डिस्कस इन क्लास, आपको डिस्कस करना है आपके क्लास में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अवर कंट्री। जब आप अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं तो आपके माइंड में जो मतलब लोग हैं, यहाँ की जो जगह हैं, कैसी झलक आती है आपके माइंड में, वो आपको बताना। तो ये सिर्फ आपको डिस्कस करना है, ना कि ऐसे बोलना है। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप इंडिया के मतलब भारत के किस भाग में रहते हैं और किन भाग का मतलब आप विजिट कर चुके हैं, है ना। एंड देन आपको मतलब पॉपुलर प्लेसेस के नाम पता है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिन्हें बोला जाता है, पर्यटन के क्षेत्र जो होते हैं वो। पता है, कभी घूमे हैं आप लोग? मध्य प्रदेश में ही घूम लेते आप लोग, मैं तो नहीं घूमी हूँ इसलिए बोल रही हूँ। आप लोग घूमे हो तो बताइए कमेंट में। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्चुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट in the history of our country. Can you say which parts of India show French and Portuguese influence? तो आपको बताना है कि आप क्या कह सकते हैं कि कौन सा हिस्सा जो है मतलब जिसमें फ्रेंच और पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव करना, ठीक है। एंड कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो, आप बता सकते हैं कि कौन सा भाग जो है मतलब जो तो भारत का कौन सा हिस्सा जो है वो ग्रो कर रहा है। ये रही आपकी डिस्कशन की बात। तो ये आपके जो क्लासमेट है जिनको नहीं पता है कुछ, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपकी स्टोरी होती है स्टार्ट फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। दिस इज़ अ पेन portrait of a traditional Goan blaze baker who still has an important place in his society. ये जो कहानी है, पेन पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, यहाँ पर पेन से लिखा हुआ है इनफॉर्मल, मतलब कि इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल मतलब कि इसमें जो पेन पोर्ट्रेट है इसका मतलब होता है इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल का मतलब हम यहाँ जानेंगे कि जो अनौपचारिकता या फिर मैं बोलूँ कि कैजुअल वे। तो इसमें जो है गोवन ब्लेज बेकर्स का जो ट्रेडिशनल है, जो संस्कृति है, जो भी मतलब रहन सहन है, उसका पेन पोर्ट्रेट बताएंगे। मतलब एक कलात्मक चित्रण या फिर मैं बोलूँ कि एक झलक वहाँ की बताएंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट अपन ने जो पढ़ा है, सबसे जो चैप्टर का नाम ही उस पर बेस्ड है कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग गोवा की बात करेंगे, जहाँ पर बेकर, जो गांव-गांव में जो बेकर होते हैं
वो क्या काम करते हैं और क्या वो अभी भी वहाँ की सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ के जो सामाजिक लोग हैं वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो या वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवर एल्डर आर ऑफन हर्ट रिमिनिशन nostalgically about those good old पोर्चुगेज डेज। सो ये है बात पुर्तगालियों की, जो मतलब पहले था 1961 में। पहले जो गोवा था वो हमारे भारत का एक छोटा सा स्टेट है, तो 1961 में, वैसे हमारा जो स्वतंत्र हुआ था देश वो 1947 में हुआ है, लेकिन 1961 में गोवा हमारे भारत से जुड़ा था। पहले यहाँ पर किसका शासन चलता था? पुर्तगाल का। ठीक है, तो जो यहाँ के एल्डर्स हैं, मतलब बुज़ुर्ग लोग हैं, एल्डर्स से मतलब बड़े ही नहीं, बुज़ुर्गों की बात हो रही है। सो अक्सर वो ऐसा मतलब उन लोगों के बारे में सोचकर गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज में, सो उनके जो गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज़ हैं, मतलब जो पुर्तगालियों के दिन थे, उनको याद करते हैं और रिमाइनिजिंग नॉस्टैल्जिकली, इसका मतलब जो है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब कि मतलब जो अतीत है उसकी याद करना। जो यहाँ पहले रहते थे पुर्तगाली, उनकी याद करते हैं। द पोर्चुगीज़ एंड देयर फेमस लॉफ्स ऑफ ब्रेड। और क्या याद करते हैं? वहाँ के जो गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ है उन दिनों को याद करते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ का जो फेमस है ब्रेड, उसको याद करते हैं। ठीक है, सो ब्रेड तो आप लोग जानते होंगे, तो वो ब्रेड को, जो लोफ्स ऑफ ब्रेड है वो, और जो पोर्चुगीज़ थे उनको याद करके हमेशा याद करते हैं जो वहाँ के बुज़ुर्ग हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोफ्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल हेयर, मतलब कि जो वहाँ के लोग थे, जो पोर्चुगीज़ थे वहाँ पर, जो ईटर थे मतलब जो खाने वाले थे, वो वेनिस्ड हो चुके हैं। वेनिस्ड मतलब होता है वहाँ से विलुप्त हो गए, चले गए हैं। ठीक है, बट द मेकर्स आर स्टिल हेयर, मतलब जो बनाने वाले हैं वो वहीं पर हैं फिर भी। वी स्टिल हैव amongst us the mixer, the molders and those who bakes the loaves। सो ये चीज़ें वो हैं जिससे ब्रेड को बनाया जाता है, जैसे कि मिक्सर, माउल्डर्स, और यहाँ पर जो बोला गया है दूज हु बेक्स द लोव्स, जो भट्टियाँ होती हैं ना जिसमें हम ब्रेड को, उसके लोब्स को रखते हैं, वो तो स्टिल वहीं पर है वो, और वो चीज़ें देखने को भी मिलती है, और आप फ़ोटो के थ्रू देख लीजिएगा। दोज इज़ ओल्ड टाइम टेस्टेड फॉर न्यूज़ स्टिल एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ पर जो मतलब भट्टियाँ हैं जिसमें जो आग लगी वो अभी तक नहीं बुझी है, और यहाँ पर उन्होंने टाइम टेस्ट से, मतलब ये नहीं है कि समय कुछ चखा है, समय खाने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत दिन से, जब से वो स्टार्टिंग हुई है ना, जो पोर्चुगीज़ थे यहाँ पर, जब से ये भट्टियाँ बंद नहीं हुई हैं, जब इसे चल रही हैं। ठीक है, द फायर इन द furnace has not yet been extinguished, तो यहाँ की जो भट्टियों की आग है वो अभी तक नहीं बुझी, और ये जो भट्टियाँ हैं ना वो पुरानी वाली हैं जिनकी बात हो रही है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ, थर्ड और जिंगल मतलब आराम से समझिएगा, ये एक साउंड होता है, जैसे कि मैं अभी प्ले करने वाली हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला जो साउंड रहेगा वो थर्ड का रहेगा एंड देन जिंगल का रहेगा। ठीक है, द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू। सो ये जो साउंड की बात, जो थर्ड मैंने जो साउंड की बात करी है, ये लकड़ी के थ्रू आता है, और जो जिंगल होता है वो घंटी के थ्रू आता है। ठीक है, सो द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, ये जो साथ में रहता था बेकर्स के, वो रहता था बम्बू, और heralding इज अराइवल इन द मॉर्निंग। सो जैसे ही ये साउंड
ठक ठक एंड देन जिंगल की वॉइस जब आती थी ना, सो सभी लोग समझ जाते थे कि जो बेकर्स हैं, मतलब जो लोफ्स ऑफ ब्रेड जो बेचते हैं, वो आ चुके हैं। ठीक है, ये उनका एक बोले तो साउंड रहता था कि इसे समझ जाते थे लोग कि हाँ ये लोग आ चुके हैं। कैन यू स्टिल वी हेयर्ड इन सम प्लेसेस। और यहाँ पर एक मिनट, हीराल्डिंग जो लिखा है इसका मतलब होता था अनाउंस। अपन कहते हैं ना इस चीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो वही कि एक वो होता था कि ये चीज़ अगर साउंड कर रही है तो वहाँ के सारे लोग जो है वो समझ जाते थे कि हाँ ये लोग आ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कहाँ थे, कैन स्टिल वी हेयर्ड इन सम प्लेसेस। तो मतलब ये चीज़ हमने कहीं और जो प्लेसेस हैं वहाँ पर देखी है या सुनी है, आपने सुनी है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरियर्स ऑन द फैमिली प्रोफेशन। सो यहाँ पर बताया गया है कि शायद जो फादर है वो जीवित नहीं है, लेकिन जो सन है वो स्टिल कैरीज कर रहे हैं। कैरीज मतलब वैसे तो कैरी मतलब होता है बोझ उठाना, लेकिन कैरी मतलब किसी चीज़ को संभालना भी होता है। तो ऑन द फैमिली प्रोफेशन मतलब जो फादर, फैमिली प्रोफेशन क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी काम लगातार चला आ रहा है। तो मे बी शायद फादर ना हो, लेकिन जो बच्चे हैं, जो पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, उनने उनके फैमिली प्रोफेशन को संभाले रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज अ पेडर इन अ गोवा। और यही जो बेकर्स हैं, जो पहले ज़माने में बेकर्स बोला जाता था जिनको, अभी उनको किस नाम से जाना जाता है, पेडर। गोवा में किस नाम से जाना जाता है, पैडर। और आप यहाँ पर इमेज भी देखिएगा कि ये लोग कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब हमारे जो पोइट हैं, ऑथर हैं, वो बोल रहे हैं, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, मतलब इनका जो चाइल्डहुड रहा है वो गोवा में ही रहा है। तो वो बताते हैं कि हमारे समय में जब द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। सो जो बेकर्स थे, मतलब जो उनके हम उम्र थे, तो वो जो थे उनके दोस्त, साथी या हम उम्र या फिर गाइड, मतलब जो गाइड मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज़ टू बी कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, मतलब वो एक दिन में कितनी बार आया करते थे, 2 बार। वंस, पहली बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो पहली बार आते थे मतलब वहाँ पर बेचने के लिए। एंड देन अगेन, और फिर कब, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पैथिंग हिज ह्यूज बास्केट, मतलब जो उनकी बहुत बड़ी बास्केट होती थी वो खाली हो जाती थी, तो जब वो रिटर्न हुआ करते थे, मतलब एक बार आने का एक बार जाने का, सो इस तरीके से वो वहाँ पर 2 बार आया करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। और उनका जो झिंगलिंग थर्ड था, यहाँ पर झिंगलिंग थर्ड वही है जो मैंने पहले आपको सुनाया। एक साउंड होता है, जो थर्ड होता है वो लकड़ी के द्वारा किया जाता है साउंड, मतलब जो बम्बू बोल रहे हैं वो, और जो झिंगलिंग है वो घंटी के थ्रू होता है। तो ये दोनों साउंड जो है आपस में मिलते थे। तो जो बोले तो जो ऑथर है वो और जो उनके फ्रेंड थे वो सारे नींद से जाग जाते थे और वहाँ मतलब किसकी तरफ भागते थे, जो बेकर था उसकी तरफ, जिसको पैडर बोला जाता है अभी गोवा में, उसकी तरफ, और उससे ग्रीटिंग किया करते थे। मतलब कोई गुड मॉर्निंग, सो जिसको भी जैसी ग्रीटिंग लगती वो उस हिसाब से करता उनको ग्रीट। सो वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये मतलब हम लोगों का प्यार था उन ब्रेड की तरफ, तो नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लोफ वर वॉट वाई सम पैस्किन और वेस्टिन, वेस्टिन ही है, हाँ वेस्टिन, ठीक है। तो जो लोफ था या मैं बोलूँ ब्रेड था, वो किसके द्वारा लिया जाता था, पैस्किन और वेस्टिन। पैस्किन और वेस्टिन जो है गोवा में मेड सर्वेंट होती हैं अपने हाउस में, उनको बोला जाता है। ठीक है, मेड सर्वेंट मतलब जो महिलाएं नौकरानी होती हैं उनको रखा जाता है खाना पीना बनाने के लिए, उनके द्वारा लिया जाता था। व्हाट वी
what we longed for were those braid bangles which we choose carefully। हम तो अपनी उन ब्रेड के लिए, ब्रेड बैंगल्स जो होते हैं ना, अभी मैं चित्र भी बता सकती हूँ, वैसे भी मैं चित्र बहुत अच्छे बनाती हूँ। इस टाइप से जो होते हैं ना, मतलब ये समझ लो जो रेड है वो ब्रेड है, ठीक है। सो ऐसी ब्रेड होती थी जो बच्चे लेते थे, विच वी चूज़ केयरफुली, और वो बहुत सावधानी से उनको, मतलब ये वाला मेरा तो ये वाला मेरा, ऐसे करके चूज़ करते थे। सम टाइम इट वाज अ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल, और कई बार वो स्वीट ब्रेड होती थी स्पेशल बनाने के द्वारा, मतलब कि किसी स्पेशल बेकर ने बनाई हो वैसी स्वीट ब्रेड निकलती थी। तो कई बार हो सकता है कुछ और भी निकल जाता होगा, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग, ये साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। सो ये जो म्यूज़िकल एंट्री थी जो बेकर की होती थी, मैंने जो बताया टक टक और जिंगल का साउंड होता था, तो उसको म्यूज़िकल एंट्री बोल रहे हैं इसमें। तो इसका साउंड कैसा निकलता था? झंग झंग। ये एक स्पेशल एंट्री होती थी किसकी? बेकर की, जो किसके द्वारा होती थी? बम्बू स्टाफ के। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड टू द बम्बू ऑन द ग्राउंड। और क्या करते थे वो लोग? सो वो एक हाथ से सपोर्ट करता था उसकी बास्केट को, और एक हाथ से उस जो बम्बू है उसको पकड़े रहता था। एंड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद द गुड मॉर्निंग। और वो किसको ग्रीट करता था? वो जो स्पेशल लेडी होती है, द लेडी से मतलब यहाँ पर जो हेड होती होगी लेडी की, वो है। सो उसको ग्रीटिंग दिया करता था। क्या बोला था? गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वेरिटिकल बम्बू। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ मिल्ड रिव्यूक। सो जो फिर जब वो वहाँ पर रखता था तो ऐसे बम्बू को ऐसे एक हाथ में रख के उसी पर बास्केट रखता था, जिसको वेरिटिकल बम्बू बोला जाता है। और जो हम बच्चे थे उनको एक साइड कर दिया जाता था, किसके द्वारा? यहाँ पर लिखा हुआ है मिल्ड रिव्यू के द्वारा। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो लोब्स थे वो किसको डिलीवर कर दिए जाते थे? मतलब किसको दे दिए जाते थे? सर्वेंट को, मतलब हम लोगों को नहीं दिए जाते थे। वट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी हम बच्चे हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम अ वेंच और द parapet and peep into the basket somehow। और कैसे भी करके हम बच्चे लोग हार नहीं मानते थे। हम क्या करते थे? बेंच पर चढ़ जाते थे और क्या करते थे? उस पर झांकते थे बास्केट में कैसे भी। एंड आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लूप्स। और जो ऑथर है वो बोल रहा है कि अभी भी मुझे वो जो फ्रेगरेंस थी, जो खुशबू थी उन लोफ्स की, जो ब्रेड होता है उसकी जो रोट होती है उसको बोला जाता है लोफ्स, उनकी अभी तक मुझे याद है। लोफ्स फॉर द एल्डर्स एंड द वेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लोफ्स होती थी, मतलब जो ब्रेड होती थी, जो बड़ी ब्रेड होती थी, वो किसके लिए होती थी? एल्डर्स, बड़ों के लिए होती थी। और जो बेंगल्स होती थी, जैसे मैंने अभी चित्र बनाया था, वो किसके लिए होती थी? बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और शायद, जहाँ तक मतलब वो सोच रहा है, शायद हम उसके बाद ना तो ढंग से ब्रश करते थे, ना तो हमारे टीथ अच्छे से मतलब वो करते थे, और ना ही अपने फेस को धुलते थे, ना ही हमारे मुंह को धुलते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें ऐसा करना भी क्यों चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग एंड द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। और वो बोल रहे हैं कि फिर और कौन ऐसा ट्रैवल करे, मतलब कौन इतनी परेशानी उठाए, और मैंगो लीफ जो है, मतलब कि कौन उन मैंगो लीफ को तोड़े, मतलब आम की पत्तियों को तोड़े उस टूथब्रश के लिए। मतलब कौन इतना ट्रैवल करे, इतनी परेशानी, इतनी मुसीबतें उठाए। आगे देखेंगे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना ज़रूरी क्यों है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। और वहाँ पर ये जो ऑथर हैं, जो बच्चे हैं, वो वहाँ पर एक रीज़न भी दे रहे हैं कि जो टाइगर है वो कभी ब्रश करता है अपने टीथ को, अपने दांतों को। हॉट टी could wash and clean up everything so nicely after all। आखिरकार जो हॉट टी होती है, गरम गरम चाय होती है, वो वैसे ही हमारे टीथों को इतने अच्छे से साफ़ कर देती। तो मतलब ये नेसेसरी नहीं है हमारे लिए।
अब यहाँ पर इसके आगे जो बताएंगे ना वो लोग ये बताएंगे कि कहाँ एज अ गिफ्ट ब्रेड को दिया जाता है गोवा में। तो मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द वॉल। सो जो मैरिज गिफ्ट है मतलब शादियों में जो गिफ्ट तोहफे दिए जाते हैं एक दूसरे को वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है अगर उसमें हम स्वीट ब्रेड नहीं दें। जिसको जाना जाता है किस नाम से, बॉल। ये वर्ड याद रखना, बॉल, ये पूछा जाता है। सो यहाँ पर बताया है कि मैरिज गिफ्ट के साथ क्या दिया जाता था, स्वीट ब्रेड। एंड जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। सो कोई भी पार्टी या कोई भी दावत उसमें जो चमक है वो अधूरी है या फिर नहीं है बिना ब्रेड के। अगर ब्रेड नहीं है तो वहाँ पर कोई चमक ही नहीं हो सकती। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ ब्लेज। और हम ऐसे कहकर तो बता ही नहीं सकते कि जो बेकर हैं वो कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं गाँव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेज़न ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और जो हेड होती है घर की लेडी वो क्या बनाती है, सैंडविच बनाती है। कौन से ओकेज़न पे, जो डॉटर की इंगेजमेंट होती है मतलब कि जो बेटियों की सगाई होती है उस पर। केक्स एंड द बोलिन हैज़ मतलब वही जो मैरिज में गिफ्ट्स दिए जाते हैं ना वो। केक्स एंड बोलिन हैज़ आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। सो इसमें आगे बताया है कि क्रिसमस पे केक्स और बोलिन हाउस कितना इम्पोर्टेंट है बनाना, और यहाँ तक कि जो अदर फेस्टिवल होते थे मतलब जो और त्यौहार होते थे उसमें भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। केक्स मतलब तो सभी जानते हैं, बोलिन हाउस मैंने बताया ना जो मैरिज गिफ्ट्स होते हैं उनके साथ जो स्वीट ब्रेड या बोलिन हाउस एक प्रकार का कुकीज़ होता है और स्वीट ब्रेड भी लाइक उतना ही सेम होता है। Thus, the presence of the baker's influence in the blaze is absolutely essential. So जो भट्टी है ब्लेज में जो बेकर्स की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो बेकर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस जो पैराग्राफ में बताया है ना कि मैरिज गिफ्ट्स में स्वीट ब्रेड, इसके बाद पार्टी या फीस्ट मतलब दावत में क्या ज़रूरी है, ब्रेड। एंड इसके बाद जो लड़की की सगाई होती है उसमें क्या, सैंडविच है ना। और इसके बाद जो क्रिसमस है या फिर और अदर फेस्टिवल्स हैं उसमें क्या, केक्स एंड बोलिन हाउस। ये चीज़ याद रखना। द बेकर और ब्रेड सेलर्स ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेसेस नॉन एज द कवल। एक मिनट, कवाई है ना। सो बेकर्स या मैं बोलूँ ब्रेड सेलर जो ब्रेड बेचते हैं या फिर बेकर उनको ही बोला जाता है, और पैडर भी उनको ही बोला जाता है। उन दिनों पर उनकी क्या होती थी, उनको एक ड्रेस से जाना जाता था। उनका एक जो पहनावा होता था वो एक अलग ही होता था, जिसे कवैया बोला जाता था। जैसे कि ये बेकर है और इसने ऐसा पहना है यहाँ तक, घुटनों तक, तो उसको कवाई बोला जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। इन आवर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट। तो ये कैसा होता था, ये सिंगल पीस होता था, लॉन्ग फ्रॉक, और जो घुटनों के थोड़े से नीचे रहता था, ठीक है। और हमारे चाइल्डहुड में मतलब उनके बचपन में उन लोगों ने कैसे देखा था, बेकर्स को एक शर्ट पहने हुए होते थे वो, वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ ones and longer than a half pants. So ये तो अभी टाइम की बात है कि वो कवाई पहनते हैं जिसको एक लॉन्ग फ्रॉक होती है, सिंगल पीस होती है जो कि। लेकिन जो बेकर्स जो ऑथर है उसके टाइम की अगर बात करें तो उनके चाइल्डहुड में उन्होंने देखा है कि वो एक शर्ट पहनते थे जो बेकर्स होते थे, और एक ट्राउज़र पहनते थे जो छोटे पैंटों से थोड़ा सा, हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा, शॉर्ट पैंट से थोड़ा सा, हाँ नहीं जो लंबे होते थे मतलब कि देखिए हाफ पैंट से थोड़ा सा बड़ा और फुल लेंथ से थोड़ा सा छोटा, समझे। मतलब कि कहाँ, नीज से थोड़ा सा नीचे जाएगा। इवन टुडे एंड आज एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट्स विच रीचेस जस्ट बिलो देन नीज इन्वाइटेड द कमेंट दैट ही इज ड्रेस इज लाइक अ पैडर। तो यहाँ पर जस्ट बताया गया है कि अगर आज के टाइम पे मतलब अभी कोई अगर ऐसे
ड्रेसेस पहनता है तो उसे कमेंट किया जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये लाइक अ पैडर है। पैडर मतलब मैंने पहले भी बताया कि आज के टाइम में गोवा में जो बेकर्स हैं उन्हें पैडर नाम से जाना जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होते थे दो मंथ के आखिरी में, मतलब कि माह के आखिरी में ही बिल कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन अ पेंसिल। और जो रिकॉर्ड होते थे उनके अकाउंट के मतलब जो भी पैसे का, तो वो एक वॉल पे लिखा जाता था पेंसिल से। वेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और ये जो बेकिंग था, मतलब कि जो बेकर्स लोगों का जो प्रोफेशन था उन दिन में बहुत ज़्यादा वेल्दी था, मतलब कि प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, मतलब बहुत पैसा का था। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो जो बेकर्स है और उसकी फैमिली थी वो कभी भूखी नहीं रहती थी। एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रोस्परस। सो उनकी फैमिली, उनके सर्वेंट, मतलब जो बेकर है वो, उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट थे वो हमेशा खुश दिखाई देते थे एंड समृद्ध मतलब वेल्दी दिखाई देते थे। देयर plum physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like a physically appreciance is easily compared to a यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्लम फिजिक्यू मतलब क्या होता है, प्लेजेंटली फैट बॉडी, मतलब कि थोड़ा सा हट्टा खट्टा इंसान, मतलब मोटा ताजा। ओपन टेस्टिमोनी मतलब होता है, यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिया गया है कि पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और अ क्वालिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति या मतलब पब्लिक द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति उसकी क्वालिटी या उसके कैरेक्टर के प्रति एक स्टेटमेंट, एक छोटा सा वाक्य बोले तो। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो वो जो वेल्दी दिखते थे ना, फैट बॉडी दिखती थी, मतलब कि हट्टे खट्टे दिखते थे, तो ये एक जो फैक्ट था वो पब्लिक द्वारा स्टेटमेंट था। और आज के टाइम में कोई भी पर्सन आज के टाइम में अगर गोवा में जैक फ्रूट लाइक अ फिजिकली एप्रिसिएंस, मतलब कोई हट्टा खट्टा दिखता है तो उसे इजीली कंपेयर किससे किया जाता है, बेकर से। आखिरकार ये कहानी भी यूज़लेस ही निकली। सो आप लोग बताइए कैसी निकली। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या बाई चांस आपको लगा हो कि नहीं ये गलत है, सो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग वहाँ पर मेरे को बता सकते हैं। सो हम उस चीज़ को सुधारें, ठीक है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।